वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमीज एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के दिन के इस सेशन में आज हम कवर करेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3। तो पॉलिटी जिसमें कि हमने इंडियन पॉलिटी को कवर किया था अभी तक की 2 क्लासेस में। आई होप आपने उन्हें देखा होगा। अगर आप उन 2 क्लासेस को नहीं देख पाए हैं तो इस क्लास के बाद आप उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि हम वहीं से आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे। और इंडियन पॉलिटी पढ़ने के क्रम में हमने सबसे पहले इन 2 शब्दों इंडियन और पॉलिटी के मतलबों को समझने की कोशिश की थी। इंडियन जो इंडिया के बारे में कहा जाता है, इंडिया इज अ स्टेट। सो व्हाट इज अ स्टेट, ये हमने देखा था। उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और उन सभी एलिमेंट्स की क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं उनके बारे में जाना था। और जब पॉलिटी हम कहते हैं तो इट्स अबाउट अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम भी कहते हैं। उस पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है इन जनरल, ये हमने देखा था। और इंडिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्यों किसी राज व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हमने जाना था अब तक की क्लासेस में। इसके बाद हमने दूसरा जो हिस्सा था हमारे इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के पास 3 मुख्य काम होते हैं। पहला काम होता है किसी तरह से आप कानून बनाइए, क्योंकि जिस जोग्राफिकल एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन को आप गवर्न करने जा रहे हैं वो कुछ कानूनों से चलेगी, कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे। इन कायदों को बनाने का काम जो करती है गवर्नमेंट की जो बॉडी या जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन ये काम करता है, जो अंग है शासन का, उसको कहते हैं विधायिका या लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के बारे में फिर हमने इसके हिस्टोरिकल जो भी एविडेंसेस थे, क्योंकि हमने देखा है कि हर दौर में हम किसी न किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर रहे हैं। और जब हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहे हैं तो हर पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर करता है कुछ रूल्स की, कुछ रेगुलेशंस की। उन रूल्स को बनाने का काम हिस्टोरिकली अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स में कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस करते थे, उनके बारे में हमने जाना। तो हमने देखा कि पुराने समय में मोनार्किकल सिस्टम में किंग और थियोक्रेटिक यानी कि किसी भी धर्म के आधार पर बने हुए तंत्र या पॉलिटिकल सिस्टम में एक रिलीजियस बुक को ही लॉ माना जाता था। किंग ने जो कहा वो लॉ है मोनार्की में, और रिलीजियस बुक में जो लिखा है वो लॉ है थियोक्रेसी में। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई एक खास अलग बॉडी कानून बनाने के लिए नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अब जब हम इवॉल्व हुए डेमोक्रेसी में, तो हमने देखा कि कानून बनाने के लिए खास तरह की संस्था, एक खास तरह का ऑर्गन बनाया गया गवर्नमेंट का, जिसको लेजिस्लेचर नाम दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि लेजिस्लेचर की प्रकृति या उसका नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र किस तरह का है। लोकतंत्र अमूमन अगर हम इस लिहाज से देखें कि लेजिस्लेचर कैसा होगा, उस लिहाज से अगर हम लोकतंत्र को पे नज़र डालें तो हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र 2 तरह के होते हैं। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हर छोटा देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी बन सकता है, जहां पॉपुलेशन इतनी हो कि आसानी से मैनेज हो सके। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो निर्णय लिए जाते हैं ज़्यादातर वो लोग यानी कि जो जनता है वो डायरेक्टली लेती है। कोई भी कानून बनाना हो, अगर हम लेजिस्लेचर के नज़रिए से देखें, कोई भी कानून बनाना हो तो जनता के पास कुछ टूल्स हैं जिन्हें हमने कहा है इनिशिएटिव और रेफरेंडम। कोई भी जनता पहल करेगी जिसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। जनता पहल करेगी, इस पर एक ड्राफ्ट बनाएगी जिस पर रेफरेंडम होगा यानी कि वोटिंग होगी, और अगर ये पास हो जाए जनता के बीच मेजॉरिटी से तो ये कानून बन जाएगा। रेफरेंडम के लिए हिंदी में जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं जनमत संग्रह।
ओके। और इसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ और राइट्स भी होते हैं जनता के पास, है राइट टू रिकॉल, यानी कि अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना जाएगा, क्योंकि सरकार तो तब भी बनानी होगी और जो लॉ मेकिंग है वो हालांकि जनता करेगी, लेकिन उस लॉ मेकिंग की प्रोसेस को फाइनल टच देने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। तो इस तरह से हम वोटिंग करते ही हैं, डेमोक्रेसी के तौर पे एक तंत्र बनाते ही हैं, लेकिन ये आसान होता है इसमें जनता के द्वारा कोई भी कानून बनाना। तो राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से हमने चुने हैं, यदि वो अपना काम करने में सक्षम नहीं है तो उनका कार्यकाल या उनका टेन्योर पूरा होने से पहले ही उन्हें वापस बुलाया जा सकता है जनता के द्वारा। और ये करने के लिए भी एक तरह से रेफरेंडम ही किया जाएगा, और अगर रेफरेंडम पास होता है तो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वापस बुला सकती है। ओके, इस तरह से हमने देखा कि लेजिस्लेचर का काम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता ही करती है, लेकिन जो इंडिया जैसे देश हैं और जिनके एक जोग्राफिकल एरिया वाइज भी बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें रहती है, ह्यूज पॉपुलेशन। ह्यूज पॉपुलेशन जो रहती है तो इतना आसान नहीं है कि हर बात पर हम वोटिंग करें, हर बात पर हम हर जनता के तबके से पूछें। तो क्या करते हैं हम, इसके लिए हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि लोग कुछ जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसा कि आप अवगत होंगे, अपने देश के लोकतंत्र में इसी तरह की जो व्यवस्था है वो है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, और ये लोग एक भवन में बैठकर, जिसे कि संसद कहते हैं, वहां डिस्कशन करते हैं कि जनता के लिए या देश के लिए किस तरह के कानून या लॉ, रूल इत्यादि बनाए जाए। ये जो फॉर्म है डेमोक्रेसी की, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें जनता सीधे सीधे कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने अधिकारों को सौंप देती है उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जिसको उन्होंने चुना है। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो कानून बनाने का काम है वो जो बॉडी करती है, लॉ मेकिंग, तो जो लॉ मेकिंग का काम है, इसमें वो करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। और भारत में लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का नाम है भारतीय संसद, जो आजकल सेशन में भी है, भारतीय संसद या इंडियन पार्लियामेंट। ये काम है भारतीय संसद का। तो लेजिस्लेचर भारत में है, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट, और उसका काम है लॉ बनाना। बहुत आसान सी बात है। इसके अलावा अब हम, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट देख चुके हैं, तो हम देखेंगे कि भारतीय पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर कैसा है, एक जनरल इंट्रोडक्शन हम इसका ले लेंगे, और विस्तृत इसके बारे में जो जानकारी है वो आने वाले चैप्टर्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संघ की विधायिका या राज्य की विधायिका के तहत, यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के तहत हम पढ़ेंगे। बट इसमें हम उससे जनरली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर डील्स विद इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी के तहत अगर हम देखें, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें 2 हाउसेस या 2 सदन होते हैं। 2 हाउसेस के थ्रू ये संसद चलती है, और इसका जो तीसरा हिस्सा होता है उसे राष्ट्रपति को माना जाता है, इसका तीसरा हिस्सा। हालांकि यहाँ भी हम 2 हाउसेस की बात करेंगे, लेकिन भारतीय संसद मिलकर बनी है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर।
ये तीनों मिलकर इंडियन पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो जो लोकसभा है उसे कहा जाता है लोअर हाउस और जो राज्यसभा है उसे कहा जाता है अपर हाउस। इतना तो लगभग एक जनरल अवेयरनेस की बात है। अब देखते हैं जो लोअर हाउस है उसकी संरचना कैसी होती है और जो अपर हाउस है उसकी संरचना कैसी होती है। तो जो लोअर हाउस है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लोग खुद मत देते हैं पूरे देश भर से और लोकसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। जिन्हें हम शॉर्टली एमपीज भी कहते हैं। So the lower house elected directly by the people and has main role in law making। ये जो मेन रोल है ये क्यों है, क्या है, ये हम समझेंगे। लोअर हाउस का ज्यादा रोल है लॉ मेकिंग। कुछ कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोअर हाउस को ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अपर हाउस जो कि राज्यसभा है। अब देखते हैं जो सेकंड हाउस है यानी कि जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसे कैसे समझा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अपर हाउस है वो क्यों बनाया गया। तो आप जानते हैं कि भारत एक संघात्मक राज्य है। यदि नहीं जानते तो मैं बताता हूँ संघ का मतलब क्या होता है। पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। द सेकेंड हाउस और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सीन जनरली इन कंट्रीज वेयर फेडरल स्ट्रक्चर इन प्लेस। सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। जिन जगहों पर फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां अपर हाउस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अपर हाउस ही होता है, जैसा कि नाम से ये समझ में आ रहा होगा कि राज्यसभा, ये राज्यों की बात हो रही है और ये जो पार्लियामेंट है ये केंद्र की है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाली पार्लियामेंट है। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है पहले वो समझते हैं और फिर हमें राज्यसभा का रोल समझ में आ जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर सिंपली अभी समझने के लिए हम अगर कहें तो फेडरल स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सा है, इतनी सी बात है। कोई देश है, मान लीजिए इट इज अ कंट्री और ये देश बना है छोटी छोटी कुछ यूनिट्स से, कुछ इकाइयों से, जिन्हें हम कहते हैं स्टेट्स। S1, S2, S3, S4, so on, SN, M। तो ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बनाती हैं एक कंट्री, यानी कि सेंटर। जो पार्लियामेंट है इंडिया की वो इस सेंटर में बैठ के काम करती है। लेकिन ये जो सेंटर है ये स्टेट के सारे जो इंटरेस्ट हैं उनको भी ध्यान में रखे, स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखे और ऐसा कोई काम न करे जो सेंटर ऐसा कोई काम न करे जो स्टेट के लिए घातक साबित हो या स्टेट के हित के विरुद्ध हो। ऐसी बातों को ध्यान में रखने के लिए एक दूसरा हाउस बनाया जाता है जिसे कहते हैं राज्यसभा और इसमें राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। तो राज्यसभा है राज्यों का हित देखने वाली, राज्यों का हित। राज्यों का हित कहाँ होगा? जहां राज्य होंगे। राज्य कहाँ होंगे? जहां एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संघात्मक संरचना। तो ये भारत संघ है, ये फेडरल है। संघात्मक संरचना यानी कि स्टेट से मिलकर बना हुआ एक देश जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं। इसमें सेंट्रल लेवल पर जो पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम है वो करती है संसद यहाँ की या पार्लियामेंट। और इस संसद के दो हाउस हैं, पहला है लोकसभा यानी कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है इसलिए से लोकसभा कहते हैं, और दूसरी है राज्यसभा यानी कि राज्यों के हितों की ओर ध्यान देती है, ऐसे कोई काम करने से रोकती है संसद को जो राज्यों के हितों के विरुद्ध हो, तो इसलिए इसे राज्यसभा कहते हैं। एक को लोअर हाउस, एक को अपर हाउस कहते हैं। आई होप आपको दोनों हाउसेस का नाम और उनका क्या मतलब है इतना समझ में आ गया होगा। यहीं पर हम देखते हैं कि ये
राज्यसभा के जो मेन काम है वो क्या है, जो कि मैं कुछ समझा चुका हूँ, और इन्हें पढ़ लेते हैं। तो राज्यसभा का काम है टू सिक्योर द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, राज्य और सेंटर ये सब मिलकर एक देश बना रहे हैं। सेंटर कोई अपने आप में एक कोई एंटिटी नहीं है, बल्कि राज्यों के ही मिलने से बना हुआ है। जब राज्य एकजुट हो के एक एंटिटी बना देते हैं तो उसे सेंटर कहते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो टू सिक्योर द फेडरल स्ट्रक्चर विच मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोविंसेस, जिन्हें कि हम स्टेट्स भी कहते हैं। ये जो स्टेट्स हैं ये प्रांत हैं, और जिस स्टेट जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था वो राज्य राष्ट्र था, वो कंट्री थी। तो ये कंट्री के अंदर जो प्रांत हैं या जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये उनकी बात करता है। तो टू सिक्योर द फेडरल स्ट्रक्चर विच मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स अलोंग विथ a central authority or union, the upper house is designed with members coming across the state। फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में, राज्यों के हितों को ध्यान में रखने के लिए किसके साथ, एक यूनियन के साथ, जो कि लोकसभा है, जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं लोगों के द्वारा चुने हुए, वो कानून बना रही है, और उसमें राज्यों के हितों को ध्यान में रखने के लिए ये राज्यसभा बनाई जाती है। और मेंबर ऑफ द अपर हाउस, यानी कि इसके जो सदस्य हैं, who represent their respective states, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इट इज अ स्टेट रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज अ जनरल पीपल्स रिप्रेजेंटेशंस। So member of the upper house who represent their respective states have their say in law making process। तो इनका भी कथन या इनकी भी से, इनकी मंजूरी जरूरी है कानून बनाने के लिए। एंड जनरली अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट कुड नॉट बिकम अ लॉ। सामान्य तौर पर कोई भी बिल, जो विधेयक कहते हैं जिसे हम, बिल यानी कि विधेयक, ये वर्ड टेक्निकल्स हैं जो पॉलिटी में बार बार यूज होंगे। कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास नहीं होगा और लॉ नहीं बन पाएगा जब तक कि दोनों ही हाउस, बोथ द हाउसेस, इस पर अपनी मंजूरी नहीं देते हैं। तो ये है दोनों की शक्ति। कोई बिल राज्यसभा से पास हो, लोकसभा से पास ना हो पाए तो लॉ नहीं बन पाएगा, या कोई बिल लोकसभा से पास हो और राज्यसभा से पास ना हो पाए तो वो भी लॉ नहीं बन पाएगा। तो लॉ बनने के लिए आपको लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों का समर्थन चाहिए, और फिर राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। तब जाकर ये बनेगा एक्ट, जिसे हम कहते हैं अधिनियम। अधिनियम बनने पर ये जनता के लिए लागू हो जाता है। एक अपर हाउस समझ लिया, लोअर हाउस समझ लिया, और दोनों हाउसेस की सहमति जरूरी है लगभग सभी कानूनों को बनाने के लिए। कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें लोकसभा की ज्यादा शक्ति है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम संसद के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। इसका मतलब है कि जो अपर हाउस है ये राज्यों की आवाज है, और इसे हमेशा जब भी हम कोई कानून बनाते हैं, राज्यों की आवाज या राज्यों के मुद्दों को भी उसमें ध्यान में रखा जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। और राज्यों का जहाँ एग्जिस्टेंस होता है वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर या संघात्मक व्यवस्था होती है। तो हमने अभी क्या क्या सीखा इसमें हमने बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी सीख ली सिर्फ लेजिस्लेचर को पढ़ने में। लेजिस्लेचर को पढ़ने में हमने सबसे पहले अपर हाउस लोअर हाउस देखे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हमने देखा कि ये संसद क्या होती है, पार्लियामेंट, क्योंकि इंडियन लेजिस्लेचर है संसद, संसद है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये हमने नई चीज यहाँ पर देखी, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद लोकसभा का नाम लोकसभा क्यों है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनी गई एक सभा है जिसमें वो अपने अपने प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है, इसलिए इसे लोकसभा भी कहते हैं। और ये लोअर हाउस है, इसके पास हमने ये इस बात की एक झलक देखी कि कुछ मामलों में राज्यसभा से ज्यादा शक्ति होती है कानून बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन इन जनरल प्रायः सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहमति जरूरी है।
किसी भी कानून को बनाने के लिए। ओके, पहली चीज हमने ये देखी। दूसरी चीज हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स देखे। तो पहला था कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमने देखा, राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं तो उसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा देश जहां एक केंद्र सरकार है और कुछ राज्य सरकारें हैं, उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम अभी आगे के समय पढ़ेंगे। फिलहाल हमने फेडरल स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने लॉ का मतलब समझ लिया, ये कानून है जो प्रस्तुत किया गया है संसद के सामने। हमने एक्ट का मतलब समझ लिया, जिसे हम कहते हैं अधिनियम। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तब ये एक्ट बनता है। और ये जो कानून जो प्रस्तुत किया जाता है, सदन में रखा जाता है किसी भी दोनों हाउस में से किसी भी पटल में, उसको कहते हैं बिल। जब तक ये पास ना हो जाए तब तक ये बिल कहलाता है। बिल को कहा जाता है विधेयक। विधेयक लाया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, दोनों हाउसेस में चर्चाएं होती हैं, उसके बाद वो पास होने के बाद बनता है अधिनियम। तो बिल और एक्ट के बीच का अंतर समझ गए हम, फेडरल स्ट्रक्चर को समझ गए हम, लोकसभा और राज्यसभा के नाम का अर्थ समझ गए हम, और इन सब बातों को हमने समझा उस गवर्नमेंट के ऑर्गन में जहां जो कानून बनाने का काम करता है, यानी कि जिसे जनरली कहते हैं लेजिस्लेचर। इसके लिए ये पॉलिटी में वर्ड है, जनरल वर्ड है। अमेरिकन लेजिस्लेचर होगा, उसका नाम कांग्रेस है। इंडियन लेजिस्लेचर होगा, इसका नाम पार्लियामेंट है। ब्रिटेन की लेजिस्लेचर होगी, उसका नाम भी पार्लियामेंट है। इस तरह से कहीं डाइक है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये लेजिस्लेचर है। ओके, अब बाकी कुछ देशों से भी इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, अमेरिका में जो लोअर हाउस होता है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जो अपर हाउस होता है उसे सीनेट कहते हैं। और इस दोनों बातों से हमें क्या समझ में आया, तो अगर दो हाउस हैं तो अमेरिका में कैसा सिस्टम होगा, फेडरल। फेडरल का मतलब ही है कि राज्यों का अस्तित्व है एक देश के अंदर, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम में भी छुपा है, बिकॉज इट इज यूनाइटेड बाय स्टेट्स टू फॉर्म अमेरिका। अमेरिका इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि राज्यों का संघ या एक साथ आने से बना है। तो जहां राज्य होंगे, संघ होगा, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा, वहां दो सदन होंगे, एक लोगों की बात करेगा, एक राज्यों के हितों की बात करेगा। तो लोगों की बात करने वाले सदन का नाम अमेरिका में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यों की बात करने वाले सदन का नाम अमेरिका में है सेनेट। जो सेनेट है अमेरिका की, उसमें इक्वल मेंबर होते हैं हर राज्य से। सो अगर 51 स्टेट्स हैं अमेरिका में, तो हर स्टेट से 2 मेंबर जाएंगे, और इस तरह से 102 मेंबर होंगे सेनेट में। जबकि इंडिया में हर राज्य से बराबर मेंबर नहीं जाते राज्यसभा में, हर राज्य से वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में ही लोग जाते हैं। पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है इंडिया में, और ये क्यों किया गया, इसके पीछे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट इस बारे में हुई थी, क्योंकि अमेरिका एक एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट था। हम चाहते थे कि बराबर रिप्रेजेंटेशन हो हर स्टेट से, और हर स्टेट को बराबर मौका मिले, बराबर उसका वजन हो कम से कम राज्यसभा में। तो छोटा स्टेट हो, सिक्किम जैसा कोई, अरुणाचल, नागालैंड, गोवा जैसा कोई छोटा स्टेट हो, या बड़े स्टेट हो, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे, तो सभी के बराबर मेंबर अगर होंगे राज्यसभा में तो सभी को बराबर हक मिलेगा। लेकिन कुछ और वजहों से ये सब नहीं किया गया। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, उसका सेनेट यानी कि अपर हाउस में बराबर 2 मेंबर जाएंगे, और जो लोअर हाउस है उसमें उसकी जनसंख्या के आधार पर मेंबर जाते हैं, और एक वो अलग प्रोसेस है अमेरिका में। लेकिन हम ये समझ गए कि अमेरिकन पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को क्या कहते हैं और उनके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्या है। So in countries like United States of America, 2 houses of their parliament, which is called Congress, consist of House of Representative and the Senate। ये तो समझ में आता है क्योंकि यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ एक अलग एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी हमारे पास है, जैसा कि इस पॉइंट पे हम देखेंगे। बट देयर आर एग्जाम्पल्स लाइक ब्रिटेन वेयर बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा,
ये जो बाइकैमरल वर्ड है इसको बोलते हैं हिंदी में द्विसदन या द्विसदनीय पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय व्यवस्था। ओके, तो जहां दो हाउस होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट या लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस जहां भी हैं इसको बोला जाता है इट्स बाइकैमरल। इसके लिए वर्ड ये है बाइकैमरल। ये है बाइकैमरल, जहां होगा वहां फेडरल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि राज्य भी होंगे। ये बात बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। फेडरल मीन्स बाइकैमरल, बाइकैमरल मीन्स टू हाउस, so two house necessarily implies that the structure is federal। दो हाउस हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर का। लेकिन ब्रिटेन है, यहाँ भी बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग यूनिटरी स्ट्रक्चर। अभी नई चीज, नई टर्म पता चली, फेडरल के अलावा एक यूनिटरी होता है। देखो ब्रिटेन में भी एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन में फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन में राज्यों का अपना अलग अस्तित्व है जो केंद्र सरकार से अलग है। ऐसा नहीं है। ब्रिटेन एक छोटा राज्य है या छोटा राष्ट्र है, देश है। यहाँ केंद्र सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। नो स्टेट्स देयर। वहाँ शहर हैं, छोटे काउंटीज हैं, विलेजेस हैं, लेकिन ऐसी इतनी ज्योग्राफी नहीं है, इतना बड़ा एरिया नहीं है कि छोटे छोटे राज्य बन सके। तो ब्रिटेन जनरली कुछ शहरों, गांवों, कस्बों में डिवाइडेड है और लंदन उसका सेंटर है जहां पर पार्लियामेंट है। तो ऐसी जगह पर हमने दो सदन क्यों बनाए, लोअर और अपर हाउस की जरूरत हमें क्यों पड़ी? ये तो फेडरल नहीं है, यहाँ एक ही है सरकार, एक ही सरकार है, तो उसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम, जहां सिर्फ केंद्र सरकार होती है। ओके, इसको यूनिटरी सिस्टम तो कहते हैं, लेकिन क्या ये क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर ब्रिटेन में दो सदनों की? तो इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं ब्रिटेन की, उनको कायम रखने के लिए ब्रिटेन ने जस्ट दो हाउस बना रखे हैं। इनका जो अपर हाउस है उसका वाकई में वैसा पर्पज नहीं है जैसा हम अब तक समझ रहे थे। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। देखते हैं क्या है। सिंस ब्रिटेन हैज यूनिटरी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, therefore it doesn't require a second house or the two house parliamentary setup। यूनिटरी में दो हाउस क्यों चाहिए? एक से ही चल जाएगा। दो हाउस तो वहां चाहिए जहां फेडरल हो। But the intention behind having a second house is to protect the tradition as well as giving opportunity to some dignitaries to be a member of parliament। तो एक तो परंपरागत रूप से वहां जब शुरुआत हुई थी लोकतंत्र की तो दो हाउस बनाए गए थे, और उससे ज्यादा इसका महत्व इसलिए है कि कुछ गणमान्य लोग कहे जाते हैं समाज के, जो ब्रिटेन में काफी पुरानी वैल्यूज अभी भी जिंदा हैं, पुराने ट्रेडिशंस अभी भी जिंदा हैं, उसमें कुछ खास तबके के लोगों को सम्मान देने की प्रथा है। जैसे कि आप समझते हैं कि पुराने जमाने में सर की उपाधि दी जाती थी, तो ये ब्रिटेन से ही आया है। लॉर्ड्स की उपाधि दी जाती थी, किसी को लॉर्ड बोला जाता था, बहुत से लोगों के आगे लॉर्ड लगता होगा। ये भी एक खास तरह का ट्रेडिशन था और ये इसको कायम रखा है ब्रिटेन ने अभी भी। तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन कुछ खास लोगों को अभी भी सम्मानित करना चाहता है। तो जो अपर हाउस है वो बनाया ही इसलिए गया है कि हम उन खास लोगों को सम्मानित कर सकें, और इसके अलावा वो वहाँ की जुडिशरी को भी एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जो कि हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी समझने की बात यह है कि यूनिटरी होने के बावजूद, यानी कि फेडरल ना होने के बावजूद भी दो हाउस क्यों है ब्रिटेन में? तो लोअर हाउस तो है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें कानून बनाने हैं तो एक लेजिस्लेचर चाहिए जिसमें एक हाउस काफी है, लोगों के द्वारा चुना गया क्योंकि छोटा देश है। लेकिन जो अपर हाउस है वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बनाया गया है और कुछ गणमान्य लोगों को सम्मान देने के लिए, यानी कि कुछ लोगों को यहाँ की मेंबरशिप दे दी जाएगी और इस वजह से वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा हो जाएंगे, यानी कि वो लॉर्ड्स होंगे।
उन लोगों को सम्मानित करने के लिए एक प्रथा के रूप में ये अपर हाउस है। इसका एडेप्टेशन इंडिया में भी हुआ है, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि इंडिया में राज्यसभा राज्यों के हितों की बात करती है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ इतना ही नहीं करती। राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ लोग नॉमिनेट भी होते हैं, यानी कि अपनी अपनी फील्ड में या अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को सीधे सीधे सरकार नामित कर देती है कि आप राज्यसभा के मेंबर होंगे और आप उसकी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। जावेद अख्तर का नाम आपने सुना होगा, रेखा जो अभिनेत्री है उनका नाम सुना होगा। इसके अलावा कुछ साइंस के फील्ड में अच्छा करने वाला व्यक्ति, लिटरेचर के फील्ड में अच्छा करने वाले व्यक्ति समय समय पर अपने अपने फील्ड में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि किन 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 फील्ड से लिया जा सकेगा, ऐसे व्यक्तियों को भी हम मौका देते हैं कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने बिना किसी चुनाव के और अपना योगदान दें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में। तो जो इंग्लैंड में अपर हाउस बनाया ही इसलिए गया है कि कुछ गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जा सके, भारत ने भी उसका एक हिस्सा अपने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें डाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अपर हाउस ही नॉमिनेट होता है गणमान्य लोगों के लिए। अपर हाउस का मेन काम, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि ब्रिटेन से अलग है, या अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक है फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उन्होंने भी अपर हाउस में एक हिस्सा, उसका 12 मेंबर लगभग, उसके नॉमिनेट करने के लिए भारत सरकार को अनुमति दी है संविधान में। तो ऐसे 12 सदस्यों को हम नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में कुछ इनडायरेक्टली, जो कि राज्यों के विधानसभाओं और अलग अलग लोगों के एक जो वोटिंग के थ्रू बनते हैं, वो भी होते हैं। तो ये मिक्सचर है अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी। अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम का इस तरीके से कि अपर हाउस राज्यों की बात करता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का इस तरीके से कि ये कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है अपने सदन के लिए। उसके अलावा फिर यही बातें हम यहाँ पर लिखी हुई पाते हैं जो कि आप लोगों के नोट्स के लिए भी काम रहेंगी। इंडिया वी सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि मैंने अभी समझा दिया। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा, कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल एज सम डिग्निटरीज। तो स्टेट से जब मेंबर चुने जाते हैं वोटिंग के थ्रू तो वो अमेरिका के ज्यादा नजदीक है, और डिग्निटरीज को जब नॉमिनेट किया जाता है जो कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक्सीलेंस गेन कर चुके होते हैं, जब उनको चुना जाता है तो ये ब्रिटेन के ज्यादा नजदीक है अपर हाउस के। That's how our constitution makers gave us a system which have best of both worlds। दोनों ही बेस्ट जो थे उस समय, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों से ही उन्होंने अच्छी बातों को इंडिया के अकॉर्डिंग लिया और अपनाया। तो यहाँ पर हम एक झलक मिलती है हमें गवर्नमेंट के उस ऑर्गन की जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं और उसकी जो खास बातें। सो द पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस इज कॉल्ड बाइकैमरल, ये भी हमने समझा दिया था। बट लाइक ब्रिटेन, इंडिया टू हैव द हेड ऑफ द स्टेट एज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि राष्ट्रपति है। ब्रिटेन में जो महारानी है, भारत में वो राष्ट्रपति है। और महारानी क्योंकि एक ही परिवार की है, अगले जो महाराजा है महारानी बनेंगे वो एक ही परिवार के होंगे, इसलिए वो मोनार्की है अभी भी, यानी कि एक नाम के लिए अभी वो राजतंत्र है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है और ये सीमित समय के लिए चुना जाता है, लिमिटेड है इसका टेन्योर, और बार बार इसे चुना जाता है। किसके द्वारा? इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया ही चुनते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं उन्हें भारत के लोगों ने ही चुना होता है। तो भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, और जिसका हेड ऑफ द स्टेट बार बार चुना जाता है लोगों के द्वारा फिक्स समय के लिए। तो ऐसी एंटिटी को रिपब्लिक कहते हैं, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो पहली चीज बाइकैमरल यानी कि 2 सदन। दूसरी चीज, बट लाइक ब्रिटेन, इंडिया टू हैव हेड ऑफ द स्टेट एज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। जैसे कि ब्रिटेन में राजा या क्राउन जो इसके भी सर पर हो वो वहां की पार्लियामेंट का हिस्सा है।
वही बात यहाँ पे हमने की है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्राउन मिलकर बनाते हैं क्या, पार्लियामेंट। और इंडिया में लोकसभा राज्यसभा मिलके और किसके साथ मिलके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके बनाते हैं इंडिया की पार्लियामेंट। इस तरह से हमने लेजिस्लेचर को यहाँ कंप्लीट कर लिया। ओके ठीक है। So this is all about in a legislature that is an organ of government। legislature की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो यहाँ से शुरू हुई थी। जब हमने स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम समझ लिया तो हमने समझा कि एनी पॉलिटिकल सिस्टम हैज थ्री मेन टास्क टू डू। फर्स्ट टू मेक लॉ, देन टू एग्जीक्यूट दोज लॉ एंड प्रोवाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जब हम लॉ बनाते हैं तो जो लॉ बनाने वाली संस्था है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। और आज हमने पूरी तरीके से लेजिस्लेचर के बारे में अध्ययन कर लिया, न सिर्फ इंडियन लेजिस्लेचर के बारे में बल्कि अमेरिकन लेजिस्लेचर और ब्रिटिश लेजिस्लेचर के बारे में भी हमने खास बातें समझ ली। और जो भारतीय लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट है, ये इन दोनों की कुछ खास बातों को अपने में समाये हुए हैं। और इस तरह से हमारा ये हिस्सा कंप्लीट होता है लेजिस्लेचर का। कल हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो कानून बन जाते हैं उन्हें लागू कैसे किया जाता है, लागू करने के लिए किस तरह के सिस्टम्स, किस तरह की चीजें रखी जाती हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे कल एग्जीक्यूटिव में। आई होप आज की क्लास आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी और इसी तरह से हम जारी रखेंगे अपनी क्लासेस को। सुबह पहले सेशन में हम कवर करेंगे इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अराउंड हम देखेंगे कि एक टाइम सेट हो जाए जिस टाइम पे ये आपको लाइव मिल जाए। और फिर जो सेकंड सेशन होगा दिन का, उसमें हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी। तो हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू एडमिशन, क्योंकि हम ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन एक अच्छा इंटरेक्शन और होता है, तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहें, अगर ये पॉसिबल हो आपके लिए, तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। So that's all for today. Thank you so much and all the best for your preparation.